बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर एकेडमिक कोच अली रज़ा नकवी। स्टैटिस्टिक्स के हवाले से हमारी मुसलसल वीडियोस आपके सामने आ रही हैं, जिनमें हमने सैम्पलिंग, एस्टिमेशन और कॉन्फिडेंस इंटरवल के हवाले से बातचीत की। स्टैटिस्टिक्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि तमाम फील्ड्स में इस्तेमाल होता है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर के मुतालिक किसी क्लेम या अजम्पशन को वेरीफाई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सैम्पल एविडेंसेस। सैम्पल से आने वाली इंफॉर्मेशन आपको ये बताती है कि किसी भी पॉपुलेशन पैरामीटर के मुतालिक जो क्लेम आपके सामने आया है वो क्लेम आया दुरुस्त है या गलत। हाइपोथेसिस टेस्टिंग किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको आप थ्योरी ऑफ डिसीजन भी कह सकते हैं। इसमें आपको डिसीजन मेकिंग सिखाई जाती है। लिहाजा हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग को आपके प्रॉब्लम्स के हवाले से दो मुख्तलिफ टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग 1 में हम मीन के मुतालिक, वेरिएंस के मुतालिक और प्रोपोर्शंस के मुतालिक मुख्तलिफ क्लेम्स को टेस्ट करना सीखेंगे, जबकि हाइपोथेसिस 2 के अंदर हम इसी हाइपोथेसिस टेस्टिंग को एनोवा, इंडिपेंडेंस टेस्टिंग, एनोवा स्टैंड्स फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक, इसमें भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग इस्तेमाल होती है। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस टेस्टिंग, कोरिलेशन के मुतालिक हाइपोथेसिस और रेग्रेशन के मुतालिक हाइपोथेसिस, ये हम हाइपोथेसिस 2 की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की हमारी वीडियो में Z टेस्ट, T टेस्ट, काई स्क्वायर और F टेस्ट फॉर टेस्टिंग अबाउट 1 और 2 पॉपुलेशन मीन्स, 1 और 2 पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस एंड 1 एंड 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस की टेस्टिंग करने जा रहे हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के सवालात करने से पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आए ज़रा इनके स्टेप्स के ऊपर एक नज़र डालें। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम किसी क्लेम या अजम्पशन को टेस्ट करते हैं, तो लिहाजा इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग के 6 स्टेप्स हैं। इन 6 स्टेप्स में सबसे पहले आप नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी हाइपोथेसिस की कंस्ट्रक्शंस करते हैं। नल हाइपोथेसिस में किसी भी स्टेटमेंट को रखने का तरीक़ेकार या उसकी क्वालिफ़िकेशन ये है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसको आप नोटेशन में कन्वर्ट करें तो उसमें इक्वालिटी साइन आना चाहिए। यानी कि अगर कोई क्लेम आपको इक्वालिटी साइन के साथ यानी मीन इज़, वेरिएंस इज़ या ग्रेटर दैन इक्वल टू या लेस दैन इक्वल टू, एटलीस्ट, एट मोस्ट के अल्फाज आ जाएं, तो ऐसी सूरत में आप उसको H0 में रखेंगे। और अगर आपको H0 किसी सवाल में नहीं मिलता तो आप इसको अपनी तरफ से लिखेंगे। और इसको लिखने का तरीक़ेकार ये होता है कि अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट H1 के लिए, अल्टरनेटिव के लिए दे दी जाए, तो आप उसका H0 ख़ुद बनाएंगे। ये चीज़ आपको आगे सवालों में और अच्छी तरह से समझा दी जाएगी। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में वो स्टेटमेंट आती हैं जिसमें इक्वल साइन नहीं आती। मसलन अगर आपको कोई क्लेम दे दिया जाए कि मीन इज़ नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन और लेस दैन, यहाँ पर भी वही सूरत हाल है कि अगर किसी सवाल के अंदर H1 नहीं गिवन तो यहाँ पर भी आप ख़ुद बनाएंगे। लेकिन यहाँ बनाने का क्राइटेरिया क्या है कि जो आपने H0 में लिखा हुआ होगा उसका अपोजिट आप बनाएंगे। अगर H0 में इक्वल टू है तो आप नॉट इक्वल टू बना देंगे। अगर H0 में ग्रेटर दैन इक्वल टू है तो आप H1 में लेस दैन लिखेंगे। इसी तरह H0 में अगर लेस दैन इक्वल टू है तो आप H1 में ग्रेटर दैन लिखेंगे। तीसरी चीज़, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये आपको सवाल में दिया होता है अल्फ़ा। अगर सवाल में ना दिया हो तो आप इसको 0.05 ले लेंगे। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। Probability of type 1 error means the probability of rejecting a true null hypothesis.
इसके मुतालिक आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सवाल में आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ जो चीज़ आपको सीखनी है इससे मुतालिक वो ये कि अगर आपके H1 में वन साइड साइन आए लेस देन या ग्रेटर देन तो आप अल्फ़ा को वैसे ही रहने देंगे, लेकिन अगर आपके H1 में नॉट इक्वल टू साइन नज़र आएगी तो आपको अल्फ़ा को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बेसिकली वो फार्मूला या डिवाइस है जिसके ज़रिए आप किसी भी क्लेम को चेक कर सकते हैं, और बहुत सारे फार्मूलाज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के तौर पर पैरामीट्रिक टेस्टिंग में, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में इस्तेमाल होते हैं, जिनके बारे में भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करने जा रहे हैं और आपको सारे फार्मूले कंडीशंस के साथ दिखाएंगे। इसके बाद क्रिटिकल रीजन इज़ बेसिकली द डिसीजन रूल which is developed over the sign of the alternative hypothesis। ये बेसिकली एक हाइपोथेटिकल ग्राफ होता है। हाइपोथेटिकल ग्राफ का मतलब होता है एक फ्री हैंड कर्व, एक फ्री हैंड स्केच होगा जो कि आपके अल्फ़ा की पोजीशन को डिस्क्राइब करेगा। अगर आपके H1 में ग्रेटर देन साइन है तो आपका चांसेस ऑफ एरर राइट साइड पर, अगर H1 में लेस देन है तो आपके चांसेस ऑफ एरर लेफ़्ट साइड पर, और अगर H1 में नॉट इक्वल टू है तो आपका चांसेस ऑफ एरर दोनों साइड पर आएंगे, आधा अल्फ़ा इधर और आधा अल्फ़ा इधर। यहाँ पर याद रखिएगा कि छठे स्टेप में आपको कंक्लूजन लिखना होता है। कंक्लूजन में आप ये देखते हैं कि आपने चौथे स्टेप में जो फार्मूले से वैल्यू निकाली है उसको अगर इस हाइपोथेटिकल कर्व के ऊपर इम्प्लाई किया जाए तो वो शेडेड रीजन में आएगी कि अनशेडेड रीजन में आएगी। अगर अनशेडेड रीजन में आ जाती है तो आप H0 की फेवर में जाएंगे, यानी जो कुछ आपने नल हाइपोथेसिस में लिखा है वो सही माना जाएगा और अल्टरनेटिव वाली बात गलत हो जाएगी। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू स्टेप 4 की टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू शेडेड रीजन में आ जाती है तो इसका मतलब है आपका H0 फॉल्स हो गया और H1 आपका दुरुस्त हो गया। यहाँ पर यह भी बता दूँ कि ये जो लाइन आपको वर्टिकल लाइन शेडेड और अनशेडेड रीजन में डिवाइड करती हुई नज़र आ रही है, ये टेबल वैल्यू है जो कि कॉरिस्पॉन्डिंग टेस्ट की टेबल से आएगी। मसलन अगर आप Z का फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो Z टेबल, T का फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो T टेबल, काई स्क्वायर की वैल्यू का फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका टेबल की वैल्यू, और इसी तरह F टेबल इस्तेमाल होगा जब F का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। एक और अहम बात कि टेबल से जो वैल्यू आएगी उसकी साइन इंपॉर्टेंस नहीं रखती। अगर आपको वो वैल्यू लेफ़्ट साइड पे लिखनी है तो आपने माइनस साइन लगा के लिखनी है, चाहे वो माइनस में हो या ना हो। इसी तरह अगर वो टेबल वैल्यू आपने राइट साइड पे लिखनी है तो आपने उसको प्लस साइन के साथ लिखना है, चाहे वो प्लस में हो या ना हो। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फार्मूलाज़ के हवाले से, वो फार्मूलाज़ जो कि हमें इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग में इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मुख्तलिफ़ कंडीशंस हैं, डेटा की कंडीशंस हैं, हाइपोथेसिस की कंडीशन है जिनके मुताबिक फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे। सिंगल पॉपुलेशन मीन की टेस्टिंग के लिए हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं जो कि इन कंडीशंस में लगेंगे। मसलन आपको हाइपोथेसिस या क्लेम मीन के मुतालिक नज़र आए और आपको सवाल में सिग्मा बता दिया जाए तो आप Z का फार्मूला लगाएंगे, और ऐसी सूरत में टेबल की वैल्यू भी Z से आएगी। अगर आपको सिग्मा ना दिया हो लेकिन सैंपल साइज़ 30 से बड़ा दिया हो तो आप Z का ये वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें सिग्मा की जगह S आ जाएगी। और इसी तरह अगर सिग्मा भी नहीं दिया और N भी यानी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन यानी एविडेंसेस भी 30 से कम है तो आप T का फार्मूला लगाएंगे, और T का फार्मूला लगाने के बाद जब T की वैल्यू देखने जाएंगे तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से अगर आपसे 2 पॉपुलेशन मीन के डिफरेंस के मुतालिक पूछ ले तो ये मुख्तलिफ़ फार्मूलाज़ हैं, 1 2 3 4 5। ये फार्मूलाज़ आपके इस्तेमाल होंगे। इन फार्मूलों का इस्तेमाल आगे एक्सरसाइज में आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। अगर आपको हाइपोथेसिस किसी भी प्रोपोर्शन या फ्रैक्शन के मुतालिक या परसेंटेज के मुतालिक नज़र आए तो आप Z का ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर आप 2 प्रोपोर्शन के डिफरेंस को टेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे।
अगर आप पॉपुलेशन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन के मुतालिक किसी क्लेम को टेस्ट करना चाह रहे हैं तो फार्मूला ये इस्तेमाल होगा। काई स्क्वायर का टेबल देखने के लिए भी वी की ज़रूरत होती है जो n-1 है। इसी तरह से अगर आप दो वेरिएंसेस का रेशो या दो वेरिएंसेस का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप f का फार्मूला लगाएंगे। f का फार्मूले में 2s का रेशो है। यहाँ पे मैंने दोनों फार्मूले लिख दिए। याद ये रखना है कि दोनों रेशो में सीधा सा याद करने का तरीक़ेकार ये है कि जो वेरिएंस बड़ा होगा वो ऊपर रखेंगे, जो छोटा होगा नीचे। अगर s1 स्क्वायर बड़ा है तो वो ऊपर, s2 स्क्वायर नीचे, और अगर s2 स्क्वायर बड़ा है तो वो ऊपर और s1 स्क्वायर नीचे। f का टेबल देखने के लिए 2v की ज़रूरत होती है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत होती है। याद रखिएगा कि अगर आप पहले s1 इस्तेमाल कर रहे हैं तो v1 में पहले वाले के n-1 आएगा और v2 में दूसरे वाले का n-, लेकिन अगर आप s2 पहले इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहली वाली में n2-1 हो जाएगा और दूसरे वाले में n1-1। इसी तरह कोरिलेशन के ये हमने हाइपोथेसिस 2 में डिस्कस करने हैं, तो लिहाजा इसको हम जब डिस्कस करेंगे। आइए अब हम सवालात की तरफ जाने जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 315 पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हवाले से बात का आगाज़ है। सवाल में लिखा है द लाइफ ऑफ द इलेक्ट्रिकल बल्ब्स फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 800 आवर्स एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 40 आवर्स। If a random sample of size 30 having an average of 788 hours test the hypothesis mu is equals to 800 against the alternative mu is not equal to 800 using 0.04 level of significance। इस सवाल के अंदर आपको सवाल में टेस्ट द हाइपोथेसिस के साथ दो स्टेटमेंट दी गई हैं। आपको मैंने बताया था कि जिस स्टेटमेंट में इक्वालिटी आ जाती है वो H0 होता है, जिसमें इक्वालिटी नहीं होती वो H1 होता है। अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट 0.04 दिया हुआ है। आपको बताया था कि जब आपके पास यहाँ H1 में नॉट इक्वल टू साइन होगी तो आपको अल्फ़ा को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अल्फ़ा को 2 से डिवाइड कर दिया और उसके बाद अब हम डेटा नोट कर रहे हैं। आपको बताया था कि रैंडम सैंपल से पहले जो चीज़ें आती हैं वो पॉपुलेशन की होती हैं और बाद में जो होती हैं वो सैंपल की होती है। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है, सैंपल का साइज़ और सैंपल का मीन। जब सिग्मा गिवन होता है तो z का पहला फार्मूला आपको बताया था ये, इसमें वैल्यूज़ पुट की, आपके पास z की वैल्यू आ गई -1.64। स्टेप 4 में जो वैल्यू आएगी उसको आप वहीं छोड़ देंगे और फिर स्टेप 3 में जाकर आप देखेंगे कि अल्फ़ा को आपने किस शक्ल में छोड़ा। इस वैल्यू के ऊपर आप z की वैल्यू देखेंगे तो आपके पास -2.05 आ जाएगा। क्रिटिकल रीजन आप बनाएंगे, आपको बताया था नॉट इक्वल टू के केस में शेडेड रीजन दोनों साइड पे बनेगा। शेडेड रीजन दोनों साइड पे बनेगा तो लिहाजा ये बनाने के बाद मैंने ये टेबल वैल्यू जब लेफ़्ट पे लिखी तो माइनस साइन के साथ, राइट पे लिखी तो प्लस साइन के साथ। अब स्टेप 4 में जो आपने वैल्यू छोड़ी थी उसको आप आइडिया करेंगे कि ये इससे पहले आएगी, बाद में आएगी, इस वाले से आगे जाएगी, इससे पीछे जाएगी। -1.64 का मतलब है माइनस वाले से कंपेयर करके देखें, -1.6 -2.0 के राइट पे आएगा यानी अनशेडेड रीजन में आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू या स्टेप 4 की स्टैटिस्टिक्स वैल्यू इज़ फॉलन इन अनशेडेड रीजन। देयरफॉर जब भी अनशेडेड रीजन में आएगी तो आप क्या कहेंगे, देयरफॉर वी शुड एक्सेप्ट H0। अगर ये शेडेड में होती तो वी शुड एक्सेप्ट H1। यहाँ पर आप H0 एक्सेप्ट करेंगे एंड कंक्लूड दैट, और क्या कंक्लूड करेंगे कि जो H0 में लिखा है वो सही चीज़ है। H0 में लिखा था म्यू इज इक्वल टू 800, तो मैंने वो एज इट इज़ लिख कर कहा म्यू इज इक्वल टू 800 इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं। सवाल में आपको लिखा है कैन वी कंक्लूड। याद रखिएगा कि सवाल में हाइपोथेसिस ढूंढने का तरीक़ेकार क्या है कि जहाँ टेस्ट द हाइपोथेसिस, कैन वी से दैट, कैन वी कंक्लूड दैट, इट इज़ क्लेम दैट, इस तरह के सवाल आ जाए वहाँ हाइपोथेसिस होता है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कैन वी कंक्लूड दैट म्यू इज़ लेस देन 40, ये सवाल में गिवन है। मैंने आपको कहा था कि अगर हमें H0 ना दिया हो तो हम इसका अपोजिट बनाएंगे।
एच नॉट में आने के लिए इक्वालिटी साइन ज़रूरी है, तो मैंने इसी नोटेशन को यहाँ पे वैल्यूज़ के साथ लिखा, लेकिन बीच में साइन इक्वल टू लगा दी। अल्फ़ा 0.025 है, यहाँ पे चूंकि नॉट इक्वल टू नहीं है, लिहाजा 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल में से डेटा उठाया, सवाल में n की वैल्यू 64 है, s 5.8 है, x बार 38 है। यहाँ पे एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये सारी वैल्यूज़ इफ़ के लफ्ज़ के बाद आ रही हैं, तो लिहाजा ये सारी सैम्पल की वैल्यूज़ हैं, तो सैम्पल की नोटेशंस इस्तेमाल की। z कैलकुलेट किया, -2.76 आ गया। अल्फ़ा हमने 0.025 पे छोड़ा, इस पे z का टेबल देखेंगे तो -1.96 आ जाएगा। क्रिटिकल रीजन बनाएंगे। क्रिटिकल रीजन में आपने वही कर्व बनाया, लेकिन लेस देन के साइन है, तो लिहाजा सिर्फ लेफ़्ट साइड पे बनाएंगे। ये साइन, ये टेबल की वैल्यू हमने -1.96 यहाँ लिख दी, लेफ़्ट साइड पे लिखनी थी इसलिए माइनस साइन के साथ लिखी। और अब ये -2.76 जो हमने कैलकुलेट किया था, इसको हम चेक करेंगे कि ये इस कर्व पर कहाँ आएगा, शेडेड या अनशेडेड रीजन में। ऑब्वियसली -2.7 -1.9 के लेफ़्ट पे आएगा जहाँ शेड है, तो लिहाजा मैंने कंक्लूजन लिख लिया कि कैलकुलेटेड वैल्यू फॉलन इन शेडेड रीजन, देयरफॉर वी शुड एक्सेप्ट H1। ऊपर अनशेडेड में आया था तो हमने H0 एक्सेप्ट किया था, या शेडेड में आ रहा है तो H1 एक्सेप्ट किया। एंड कंक्लूड दैट, अब हम कंक्लूड दैट के बाद हमने कहा था कि जिसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। ऊपर H0 एक्सेप्ट किया था तो H0 की स्टेटमेंट लिख ली थी, अब H1 एक्सेप्ट कर रहे हैं तो H1 की स्टेटमेंट लिख लेंगे। कंक्लूड दैट म्यू इज़ लेस देन 40, जो H1 में लिखा है, इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके पास बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह के हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 में मोर देन का जहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है, मोर देन के बजाय लेस देन कर देंगे। करेक्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में मोर देन नहीं बल्कि लेस देन लिखना है सवाल को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, सवाल में लिखा है, इट इज़ क्लेम दैट द कंटेंट ऑफ अ कंटेनर ऑफ अ पर्टिकुलर लुब्रिकेंट इज 10। एवरेज कंटेंट ऑफ अ कंटेनर ऑफ अ पर्टिकुलर लुब्रिकेंट इज 10, इसलिए म्यू इज इक्वल टू 10, ये सवाल में गिवन है। अब इस सवाल में हमें H1 नहीं दिया तो हमने इसका अपोजिट खुद बना लिया, और जब H1 में नॉट इक्वल टू होता है तो अल्फ़ा को 2 से डिवाइड करना होता है। इस सवाल में हमें डेटा अलग अलग दिया हुआ है, तो हमने काउंट कर लिया कितनी वैल्यूज़ हैं, 10। इसका मीन निकाला 10.06, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन S निकाला 0.246, 2.2458 आ रहा है, इसको मैंने राउंड ऑफ करके 0.246 कर लिया। जब n की वैल्यू 30 से छोटी हो, सवाल में सिग्मा कहीं ना हो, ऐसी सूरत में आप t का फार्मूला लगाते हैं। t कैलकुलेट किया, पहले भी बताया था कि t देखने के लिए, t का टेबल देखने के लिए आपको v की ज़रूरत पड़ती है, जो कि n-1 होता है। तो 10 वैल्यूज़ में से एक माइनस की तो 9 हो गया। t की वैल्यू देखेंगे v9 अल्फ़ा बाई 2.005 पर 3.250। चूँकि नॉट इक्वल टू साइन था H1 में, लिहाजा क्रिटिकल रीजन दोनों साइड पे बनाया और दोनों जगह पे शेड कर दिया। लेफ़्ट साइड पे वही वैल्यू माइनस साइन के साथ लिखी, राइट साइड पे वही वैल्यू प्लस साइन के साथ लिखी, तो आपके पास शेडेड और अनशेडेड रीजन आ गए। अब आपने अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को चेक करना है, जो हमें नज़र आ रही है कि इन दोनों के इन बिटवीन लाई करेगी, यानी अनशेडेड रीजन में, तो लिहाजा हम फिर कमेंट कर देंगे कि अनशेडेड रीजन में आ गई, हमें H0 एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और H0 में लिखी हुई स्टेटमेंट म्यू यानी कि म्यू इज इक्वल टू 10 जो है वो करेक्ट है। और सवाल में ये कहा था कि क्लेम है, तो लिहाजा हम ये भी कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि क्लेम सही साबित हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 ही की तरह क्या है, तो लिहाजा इसको आप खुद ट्राई कर सकते हैं। आसानी यह है कि क्वेश्चन नंबर 5 में ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी थी, जबकि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में ये सारी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। आपको डायरेक्ट यहाँ पे डेटा नोट करना है, यहाँ पे फार्मूले में लगाना है और सॉल्व कर लेना।
क्वेश्चन नंबर 10, सवाल में हमें हाइपोथेसिस बना के दिए हैं, दो मीन्स का कंपैरिजन है, μ1 μ2 बराबर हैं, जब दो चीज़ें बराबर हों तो उनका डिफरेंस ज़ीरो होता है। और इसी तरह से इसको लेफ़्ट साइड पे लेके आए तो μ1 माइनस μ2 ज़ीरो हो गया, μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अल्फ़ा दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू की वजह से इसको 2 से डिवाइड किया। ये सवाल के अंदर डेटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये आपने फार्मूला नंबर 4 लगाया, सिग्मा दोनों मौजूद हैं, तो वो फार्मूला लगाया जिसमें दोनों सिग्मा हैं। इसमें वैल्यूज़ पुट की, x1 बार x2 बार हमें दिया हुआ है, एस सिग्मा 1 n1 सिग्मा 2 n2 सब दिया हुआ है। μ1 माइनस μ2 की वैल्यू आप हाइपोथेसिस से उठा के लेके आएंगे। यहाँ लिखा है μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो μ1 माइनस μ2 ज़ीरो के बराबर है। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी 0.03 पर। आप z की टेबल वैल्यू देखेंगे, माइनस का 1.88 आ जाएगा। नॉट इक्वल टू की वजह से शेडेड रीजन दोनों साइड बनेगा, एक बार माइनस में लिखी जाएगी, एक बार प्लस में लिखी जाएगी। अब आप अपनी इस कैलकुलेटेड वैल्यू को चेक करेंगे कि ये इस ग्राफ में कहाँ आ रही है, और ये मैंने प्लेस करके बता दी कि ये 1.88 से राइट पे यानी शेडेड रीजन में आई। कमेंट शॉर्ट कर दिया मैंने, इसका मतलब है शेडेड रीजन में आई, तो हमें एक्सेप्ट H1 कर लिया। और एक्सेप्ट H1 का मतलब है कि जो H1 में लिखा हुआ है यानी कि दोनों चीज़ें बराबर नहीं हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। याद रखिएगा कि आपको ये मैंने पॉइंट्स बना के दिए हैं, आपने जब भी कमेंट करना होगा इस तरह से पूरा जुमला लिखना होगा। आप ये 3 जुमले लिखकर बरिउज़ ज़िम्मा नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है द एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेड ए एक्सीड्स एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेड बी बाय एटलीस्ट 12 किलोग्राम। यानी ए में से बी को माइनस किया जाए तो एटलीस्ट 12 आता है, ये सवाल में गिवन। इसका अपोजिट H1 बनाऊंगा अपोजिट साइन के साथ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये लेस देन हो जाएगा। वन साइडेड है, लिहाजा अल्फ़ा को 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल में जो डेटा आपको दिया हुआ है वो सारा का सारा मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको सिग्मा नहीं दिया हुआ कहीं, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन रैंडम सैंपल या तादाद के बाद आ रही है। 50 पीसेज ऑफ ईच थ्रेड, यानी तादाद बता दिया, इसके बाद ये सारी बातें बता रहा है, तो ये सैंपल की। तो वो फार्मूला लगाया जिसमें S1 और S2 इस्तेमाल हो रहे हैं। Z आ गया -2.60, 0.05 पर जब Z की टेबल वैल्यू देखेंगे -1.64। ये हाइपोथेटिकल कर्व बनाएंगे, स्केच बनाएंगे, लेफ्ट साइड पे शेड करेंगे, -1.64 जो टेबल से आया वो लिखा। अब -2.6 इस -1.6 के लेफ्ट पे आएगा, यानी शेडेड रीजन में आ गया, तो लिहाजा आपने कहा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए H1, यानी कि μA माइनस μB लेस देन 12 के बराबर है। एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेड A डज नॉट एक्सीड बाय B बाय एटलीस्ट 12 इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्वेश्चन नंबर 11 ही की तरह करना है। इसकी कंडीशन जो लिखी हुई है सवाल में, द एवरेज सैलरीज ऑफ द प्रोफेसर टीचिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज डज नॉट एक्सीड द एवरेज salary of the professor teaching in private colleges by at most 500 by at least 500, तो लिहाजा ये आपके पास H0 आ गया। इसमें इक्वल टू साइन है, लिहाजा ये H0 हो गया। H1 आप बनाएंगे और उसको खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 और 13 15 ये एक जैसे थे। इनमें से जो प्रॉब्लम वाला सवाल था जिसे समझने में आपको थोड़ा मुश्किल हो सकती थी वो मैंने कर दिया क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 13 और 15 फिर आप इसी तरह से कर सकते हैं। सवाल में दो मुख्तलिफ कंडीशंस पे, दो मुख्तलिफ कंसंट्रेशंस पर किसी केमिकल के रिएक्शंस की कंडीशंस दी हुई हैं। लिखा हुआ है कि जब 2.0 की कंसंट्रेशन पर रिएक्शन को रन किया जाए किसी सब्सटेंस के, तो 1.5 की कंसंट्रेशन से 0.5 से ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देता है। ये सवाल में गिवन है, तो हमने इसको H1 कह देना है।
H1 हमें सवाल में गिवन है, तो H0 हम खुद लिख लेंगे। सवाल में से डेटा उठाया, अल्फ़ा दिया हुआ है सवाल में, यहाँ पे चूंकि वन साइड है, ग्रेटर देन है, तो लिहाजा हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। अल्फ़ा को 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल में से डेटा उठाया, पहले का मीन 7.5, 15 टाइम रिएक्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5, दूसरे का 8.8, N2 12 और S2 जो है 1.2। सवाल में आपको इक्वल वेरिएंसेस का लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वेरिएंसेस इक्वल, या नोटेशन में कहेगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर इक्वल, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। जब वेरिएंस इक्वल का लफ्ज़ आ जाए तो आपको एसपी की ज़रूरत पड़ेगी। एसपी में ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास सवाल में मौजूद हैं, रखेंगे, 1.376 आ जाएगा। और टी के फार्मूले में वी की ज़रूरत होती है, वी भी निकाल लिया, N1 N2 ऐड करके 2 माइनस के 23, ये आगे काम आएगा। टी का फार्मूला x1 बार x2 बार की वैल्यूज़ रखी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लार्जर पहले और स्मॉलर बाद में रखी जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आपने डेटा में उसको 1 और 2 किसको कहा है। ये वैल्यूज़ रखने के बाद माइनस μ1 माइनस μ2 का मतलब है 2 मीन का डिफरेंस, और 2 मीन का डिफरेंस हमें 0.5 दिया हुआ है सवाल में। एस पी की वैल्यू रखी, √1/n1 + 1/n2, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.50। क्रिटिकल रीजन के लिए आपने जो अल्फ़ा सवाल में दिया हुआ और वी जो आपने निकाला था, इस पे वैल्यू लेंगे 2.500। राइट साइड पे लिखना है तो प्लस साइन के साथ लिखा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन साइन है, इसलिए राइट साइड पे शेडेड रीजन बन रहा है। अब इस 1.50 का अगर आप देखें तो 2.5 से पहले आएगा, यानी कि अनशेडेड में आ जाएगा, तो यानी आपको H0 एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और H0 एक्सेप्ट करने का मतलब है कि दो कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है वो 0.5 के बराबर है, ये करेक्ट स्टेटमेंट। जैसे आपसे पहले कहा था, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15 दोनों इसी तरह के सवालात हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 सवाल में कह रहा है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस का मतलब है कि दो चीज़ों का डिफरेंस ज़ीरो के बराबर, यानी हमें सवाल में जो कंडीशन दी हुई है वो बनती है कि μ1 और μ2 का डिफरेंस ज़ीरो के बराबर है। नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इसका मतलब है दो चीज़ों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, तो दो चीज़ों के दरमियान कोई फ़र्क ना हो तो इसका मतलब है उनके दरमियान ज़ीरो का फ़र्क है। H1 हमने इसका अपोजिट बना लिया, अल्फ़ा हमें सवाल में दिया हुआ, हमने अल्फ़ा/2 कर लिया। ये सारा डेटा हमें सवाल में दिया हुआ है। जब सवाल में दो ग्रुप्स दिए जाएं जिनका सम 30 से छोटा हो और सवाल में वेरिएंसेस इक्वल ना कहे जाएं, इसका मतलब है कि वेरिएंसेस अनइक्वल होंगे। वेरिएंस इक्वल होंगे तो वो बताएगा, और ऐसी सूरत में आप एसपी वाला फार्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर वेरिएंसेस इक्वल ना बताए तो इसका मतलब है कि हम उन्हें अनइक्वल मान लेंगे। अनइक्वल के केसेस में टी का ये फार्मूला लगता है, टी का ये फार्मूला सीधा सा, टी की वैल्यू आ गई। इस केस में प्रॉब्लम वही है कि वी का वही बड़ा वाला फार्मूला लगेगा जिसमें सारी वैल्यूज़ रखी जाती हैं। इन सब की वैल्यूज़ रखने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम या वी की वैल्यू 21.18 आ जाएगी, जिसको 21 राउंड कर लिया। टी की वैल्यू देखने जाएंगे, इस वी पर, इस अल्फ़ा पर जो आपने आखिरी छोड़ा है, आपके पास 2.080 आ गई। क्रिटिकल रीजन दोनों साइड बनेगा, क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल टू साइन है, इसलिए क्रिटिकल रीजन दोनों साइड बना लिया। एक साइड माइनस साइन के साथ ये वैल्यू लिख दी, एक साइड प्लस साइन के साथ। अब अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को मैंने ला के प्लेस किया, तो ये ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में यानी अनशेडेड रीजन में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ हमें H0 एक्सेप्ट करना चाहिए, और H0 वाली स्टेटमेंट यानी μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 जो है, उसको हमने करेक्ट स्टेटमेंट मान लिया। क्वेश्चन नंबर 17 भी क्वेश्चन नंबर 16 ही की तरह है, लेकिन फ़र्क ये है कि उसमें समरी के बजाय डेटा दिया हुआ है, तो ये भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। सवाल के अंदर दोनों कंडीशन लिखी हैं। सवाल के टेबल के नीचे वाले हिस्से में लिखा हुआ है द एवरेज रनिंग टाइम ऑफ द फिल्म प्रोड्यूस बाय कंपनी 1 एक्सीड्स द एवरेज रनिंग टाइम ऑफ द कंपनी
of the films produced by company 2 is 10 minutes. तो μ1 का μ2 से ज्यादती 10 के बराबर. Against the one-sided alternative hypothesis that the difference is more than 10, तो इसको भी मैंने H1, यानी सवाल के अंदर H0 और H1 दोनों दिए हुए, हमें खुद कुछ नहीं बनाना. सवाल में आपको अल्फ़ा 0.1 दिया हुआ है, यहाँ वन साइडेड है तो अल्फ़ा को पूरा रहने देंगे. अब यहाँ पे डेटा जो आपको दिया हुआ है 5 वैल्यूज़, उनका मीन निकाला 97.4, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला 8.88. ये सारी कैलकुलेशंस आपके सामने. दूसरा ग्रुप N2 7, उनका मीन निकाला 110, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला 30.22. दूर से ही नज़र आ रहा है कि ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन करीब करीब नहीं, दूर दूर हैं, तो लिहाजा वेरिएंसेस अनइक्वल माने जाएंगे. टी निकाल लिया और अनइक्वल वेरिएंस के लिए फिर वी कैलकुलेट करना पड़ेगा. सारी वैल्यूज़ पुट की, सॉल्व किया तो आपके पास 7.37, राउंड कर लिया 7 आ गया. टेबल पे वैल्यू देख ली तो आपके पास ये आ गई 1.415. शेडेड रीजन बनाना है राइट साइड पर, क्योंकि ऑल्टरनेट में ग्रेटर देन साइन है, प्लस साइन के साथ ये वैल्यू आ गई. अब आपने अपनी टी की वैल्यू को देखा, ऑब्वियसली 0.02 इससे पहले आ जाएगा, यानी अनशेडेड रीजन में. तो यानी कि अनशेडेड रीजन में आ गया, यानी एक्सेप्ट H0. इसका मतलब है μ1 माइनस μ2 10 के बराबर. ये सही बात है. इस एक्सरसाइज की आखिरी डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 एक जैसे हैं. क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने लिख रहा हूँ. सवाल में आपको लिखा हुआ है एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ रेडियल टायर is better than the average running performance of belted tires. यानी कि रेडियल और बेल्टेड का कंपैरिजन है, और आपको जो डेटा दिया हुआ है वो पेयर वाइज दिया हुआ है. जब भी पेयर वाइज डेटा दिया हो तो हम बजाय इसके कि उस डेटा को अलग अलग हैंडल करें, हम उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं. हमसे कह रहा है कि डिफरेंस बेटर की सूरत में डिफरेंस ग्रेटर देन 0 आएगा, 0 नहीं आएगा. ये सवाल में दिया हुआ है. H0 हमने खुद बना लेना है, μ d इज इक्वल्स टू 0, इसका अपोजिट. डिफरेंस निकालेंगे. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ लार्जर वैल्यूज़ होती हैं, जहाँ बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, उनमें से स्मॉलर वैल्यूज़ को माइनस करते हैं. तो ये d आ गया, ये d का स्क्वायर आ गया, हर वैल्यू का स्क्वायर. d का सम ये आ रहा है, d स्क्वायर का सम ये आ रहा है. फार्मूला होता है टी का डी बार माइनस म्यू डी अपॉन एस डी अपॉन अंडर रूट एन, और यहाँ पे वी इस्तेमाल होता है n-1. डी बार निकालेंगे, डी की सारी वैल्यूज़ को सम करके एन से डिवाइड करेंगे, ये आपके पास डी बार आ गया 0.142. एस डी की वैल्यू निकालेंगे, सारी वैल्यूज़ पुट करी, डी स्क्वायर का सम माइनस एन टाइम जो डी बार आपने निकाला उसका स्क्वायर डिवाइड बाय n-1, एस डी आ गया. ये वैल्यू एस डी की, ये डी बार की और म्यू डी की सवाल से वैल्यू को इस टी के फार्मूले में पुट किया, टी की वैल्यू आ गई 2.50. अब आप जब टी का टेबल देखने जाएंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू पर और वी n-1 एन यहाँ पे आपने पेयर कर लिया तो ये अलग अलग नहीं रहेगा, आपने डी गिनना है, कितने 12. तो वी हो गया 12 - 1 11. इस पर टी की वैल्यू देखी 2.201. राइट साइड पे लिखना है शेडेड रीजन में, शेडेड रीजन बना के राइट साइड पे लिखा. अब आपने देखा 2.5 2.2 से आगे आएगा, शेडेड रीजन में आ जाएगा. तो लिहाजा शेडेड रीजन एक्सेप्ट H0, यानी म्यू डी इज़ ग्रेटर देन 0 इस करेक्ट स्टेटमेंट. और दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं रेडियल टायर्स बेहतर निकले, उन कार्स की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है जो कि रेडियल टायर से इक्विप्ड हैं. इसी तरह से आप क्वेश्चन 18 और 19 को सॉल्व कर सकते हैं. अभी तक हमने हाइपोथेसिस में पेज नंबर 315 की एक्सरसाइज को डिस्कस किया, जिसमें सिंगल मीन और मीन डिफरेंस के हवाले से हाइपोथेसिस टेस्ट किए. पेज नंबर 323 पर इस टॉपिक की कंटिन्यूएशन है, और अब हमें हाइपोथेसिस में वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन के मुतालिक टेस्टिंग परफॉर्म करनी. तरीक़ेकार वही है. सवाल में इक्वालिटी के साथ जो चीज़ आएगी वो H0 और
इनइक्वालिटी के साथ जो चीज़ आएगी वो H1, अगर एक दी होगी तो दूसरी बनानी पड़ेगी। ये दोनों हमें सवाल में दिए हुए हैं, अल्फ़ा दिया हुआ है। यहाँ पे फ़र्क ये है कि हम नॉट इक्वल टू के केस में पहले सिर्फ α/2 निकालते थे, अब हमें α/2 के साथ साथ उस α/2 को 1 में से माइनस भी करना है, यानी अब हमें टेबल की एक नहीं बल्कि दो वैल्यू देखनी पड़ेंगी, एक इस पे और एक इस पे। सवाल में ये डेटा दिया हुआ है, पेज नंबर 316 की एक्सरसाइज 10(5) से इसने कहा था डेटा उठा लो, तो हमने पीछे से ये वैल्यूज़ उठा के लिख ली। जब भी वेरिएंस के मुतालिक हाइपोथेसिस होगा, अभी तक हम जितने हाइपोथेसिस कर रहे थे म्यू के मुतालिक थे, तो जेड और टी के फार्मूले इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ नज़र आएगा तो हम काई स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। काई स्क्वायर का फार्मूला ये रहा, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की, आपके पास काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब काई स्क्वायर के टेबल में आपने जाकर वो जो दो मैंने α/2 और 1 - α/2 निकलवाए थे उन पर टेबल वैल्यू देखी, आपने ये लिखी। इसमें से स्मॉलर वैल्यू को लेफ़्ट साइड पर और लार्जर वैल्यू को राइट साइड पर लिखेंगे। नॉट इक्वल टू का मतलब है दोनों साइड शेड होगा। याद रखिएगा कि टी या जेड का जब स्केच बनाते हैं तो वो बेल शेप होता है, जबकि काई स्क्वायर का जब बनाते हैं राइटली स्क्यूड होता है, जस्ट राइट स्कीमो। काई स्क्वायर में स्केच बेल शेप नहीं बनेगा, पिछले शक्लों से डिफरेंट होगा, इसमें स्कीमो टाइप का बनेगा। शेडेड रीजन किया, ये दोनों वैल्यूज़ आपने लिख ली। अब आपने देखना है आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में यानी अनशेडेड रीजन में आती है या आगे पीछे जाती है। ये वैल्यू 18.15 इन दोनों के दरमियान आ जाएगी, यानी अनशेडेड रीजन में कमेंट कर देंगे। उसी तरह से अनशेडेड रीजन में आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई, यानी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए H0, और H0 में लिखी हुई चीज़ सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.03 करेक्ट वैल्यू मानी जाएगी। अगला मरहला, सवाल में आपको ये दोनों कंडीशंस गिवन है, सिग्मा इज इक्वल टू 6, सिग्मा इज लेस देन 6। एक को H0 मान लिया, एक को H1 मान लिया। सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर के केस में जब लेस देन का साइन आ जाता है तो आपको अल्फ़ा को 1 में से माइनस करना होता है। अल्फ़ा नहीं छोड़ेंगे, 1 माइनस अल्फ़ा करेंगे। तो अल्फ़ा 0.05 दिया तो 1 माइनस अल्फ़ा 0.95। इस 0.95 पे आपको टेबल देखना है। बाकी कैलकुलेशन इज सिमिलर। लेस देन का केस है, शेडेड रीजन लेफ्ट साइड पे आएगा, टेबल वैल्यू 10.117 आएगी। अब आपने ये देखना है कि आपकी ये वैल्यू इससे लेफ्ट पे आती है राइट पे आती है। 10.7 10.1 से आगे आएगा या पीछे आएगा? ऑब्वियसली आगे आएगा। आगे आएगा तो अनशेडेड रीजन में आ जाएगा और आप इस पर कमेंट कर सकेंगे। जबकि अगर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको ये दोनों चीज़ें गिवन है कि सिग्मा 1.4 और ग्रेटर देन 1.4। जब H1 में ग्रेटर देन साइन होगा तो आपको अल्फ़ा के साथ फर्दर कुछ नहीं करना। आपने डेटा उठाया, काई स्क्वायर का फार्मूला लगाया और ये आपके पास आ गया। चूँकि आपके पास n12 है, v की वैल्यू n-1 होती है, तो 11 और 0.01 पे आपने टेबल वैल्यू देखी, 24.725 आ गई। क्रिटिकल रीजन राइट साइड पे बनेगा और आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू 17.1 24.7 से पीछे यानी शेडेड रीजन अनशेडेड रीजन में आएगी, तो H0 एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर है, तो लिहाजा इन सवालों को आपने खुद अटैम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर हैं इन दोनों प्रॉब्लम्स के, तीनों प्रॉब्लम्स के, तो लिहाजा आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। 7, 8, 9, 10 एक ही तरह के सवालात हैं। इनमें से क्वेश्चन 7 आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, 8, 9, 10 आप इसी तरह से कर सकेंगे। सवाल में आपको दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, दो वेरिएंसेस का कंपैरिजन है, और ऑल्टरनेट सिग्मा 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें आपको गिवन है सवाल में। अल्फ़ा दिया हुआ है 0.01, डेटा दिया हुआ है,
मैंने आपको बताया था f निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वो फार्मूले में वो चीज़ ऊपर रखेंगे जो लार्जर होगी। इसमें आप देखें S1 स्क्वायर बड़ा है तो मैंने S1 स्क्वायर ऊपर लिखा और S2 स्क्वायर नीचे लिखा। 1.32 आ गया इसका आंसर। f की वैल्यू 0.01, ये अल्फ़ा, v1 n1 माइनस 1, v2 n2 माइनस 1 आ गया। इस पर आप देखेंगे तो ये आपके पास 3.84 आ जाएगी। क्रिटिकल रीजन राइट साइड पे बनेगा, क्रिटिकल रीजन राइट साइड पे बनेगा तो ये आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू 1.32 3.8 से पीछे आएगी, तो लिहाजा ये अनशेडेड रीजन में आ जाएगी। तो आप H0 एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि दोनों वेरिएंसेस बराबर साबित होंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के पहले हिस्से में हम जिन चीज़ों का डिस्कस कर रहे हैं, ZT का स्क्वायर और F, इसकी आखिरी एप्लीकेशन है कि जब हमारे पास क्लेम परसेंटेज की सूरत में आ जाए। पेज नंबर 331 की एक्सरसाइज में आपको नज़र आएंगे वो सवालात जिनमें क्लेम परसेंटेज की फॉर्म में या प्रोपोर्शन में हो। हमें सवाल में दिया हुआ क्लेम 20%, हमने इसका ऑल्टरनेट खुद बनाया, P इज़ नॉट इक्वल टू 0.2, ये हमारे पास आ जाएगा H0, इसमें इक्वल टू साइन है, ये हमारे पास आ गया H1 जिसमें इक्वल टू साइन नहीं है। अल्फ़ा को 2 से डिवाइड किया जाएगा क्योंकि नॉट इक्वल टू का केस है, टू साइडेड होगा, लिहाजा अल्फ़ा को 2 से डिवाइड कर लिया, 0.05 को 2 से डिवाइड किया, 0.025 हो गया। सवाल में हमें 20 दिया हुआ है और उनमें से 6, तो 6 आउट ऑफ 20, 6/20 P आ गया। Q निकाल लेंगे। Z का फार्मूला होता है P कैप माइनस P अपॉन अंडर रूट P कैप Q कैप अपॉन N। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास सवाल में मौजूद हैं। Z निकल आया। 0.025 पे क्रिटिकल रीजन के लिए टेबल की वैल्यू देखेंगे -1.96, चूँकि दोनों साइड बनाना है, लेफ़्ट साइड पे माइनस और राइट साइड पे प्लस के साथ लिखा। 0.98 इन दोनों के दरमियान आता है, यानी अनशेडेड रीजन में आएगा, तो लिहाजा आप एक्सेप्ट कर लेंगे H0 और क्लेम जो किया जा रहा है 20% का उसको हम करेक्ट मान लें। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 यानी मज़ीद 5 सवालात आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हाइपोथेसिस 1 की वीडियो का आखिरी सवाल, दो प्रोपोर्शंस का कंपैरिजन। ये भी हमारे पास सवाल है कि दो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दो मुख्तलिफ इलाकों में एटॉमिक पावर प्लांट के लिए वोटिंग की गई और उनका परसेंटेज निकाला गया कि कितने % लोग पावर प्लांट के फेवर में हैं, और उन दोनों परसेंटेजेस को आपस में कंपेयर करके ये देखना चाह रहे हैं कि क्या दोनों जगह की परसेंटेज ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग बराबर है या नहीं है। तो सवाल में कहा है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, नॉट सेम है, तो यानी कि P1 माइनस P2 ज़ीरो के बराबर नहीं है, ये हमें सवाल में गिवन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें H1 गिवन है और H0 हम इसका अपोजिट खुद बना लेंगे। H0 में हमेशा इक्वल साइन के साथ लिखा जाता है, तो बन गया कि दोनों का डिफरेंस ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हमने लिया इन दोनों का डिफरेंस ज़ीरो के बराबर। अल्फ़ा दिया है 0.04, नॉट इक्वल टू के केस में अल्फ़ा को 2 से डिवाइड कर देते हैं। सवाल में हमें दोनों ग्रुप्स के सैंपल की तादाद और फेवर की तादाद बताई हुई है। हमने इन दोनों इन्फॉर्मेशन से P निकाले और उन P को 1 में से माइनस करके Q निकाल ली। जब दो प्रोपोर्शंस की बात होती है तो Z का फार्मूला ये वाला लगता है। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद सॉल्व किया तो आपके पास Z की वैल्यू आ गई 2.40। क्रिटिकल रीजन बनाएंगे, 0.02 पे Z की वैल्यू देखेंगे -2.05। बेल शेप Z के लिए और T के लिए बनता है। शेड दोनों साइड पे क्रिटिकल रीजन बनेगा, शेडेड रीजन बनेगा क्योंकि नॉट इक्वल टू का केस है। टेबल वैल्यू लेफ़्ट साइड पे माइनस और राइट साइड पे प्लस के साथ लिखी। 2.40 को अब चेक किया तो ये इस 2 पॉजिटिव साइन के साथ है, तो पॉजिटिव वाले से कंपेयर करेंगे। 2.0 से आगे जाएगा 2.4, तो इसका मतलब है शेडेड रीजन में चला जाएगा। शेडेड रीजन का मतलब है कि एक्सेप्ट H1,
और एक्सेप्ट H1 का मतलब है कि डिफरेंस ज़ीरो के बराबर नहीं है, यानी इन दोनों लोगों के ओपिनियन में फ़र्क है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे वर्डिंग में लिख लिया, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन प्रोपोर्शन ऑफ टू एरियाज या रीजन माइंडसेट अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 7 ही की तरह क्वेश्चन 8, 9 और 10 भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, हाइपोथेसिस 1 में हमने इस वीडियो में ZT का स्क्वायर और F, सिंगल पॉपुलेशन मीन, डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन मीन, सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस, रेशियो ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस, सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की टेस्टिंग परफॉर्म की। उम्मीद है कि आपको वीडियो में डिस्कस किए हुए टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मज़ीद किसी प्रॉब्लम की सूरत में, मज़ीद किसी क्वेरी की सूरत में आप हमारे पेज सैयद अली रज़ा नकवी पर अपने सवालात भेज सकते हैं, या वो स्टूडेंट्स जो हमारे साथ रेगुलर क्लासेस में पढ़ रहे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए अपने सवालात हम तक भेज सकते हैं, जिनको अगली वीडियोस में हम कवर करके आपको मज़ीद कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाइपोथेसिस टेस्टिंग के सेकंड वर्जन के साथ कुछ और एप्लीकेशंस के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह।